हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8, क्लास 6 की जो है हिस्ट्री की एनसीईआरटी है उसका, विलेजेस, टाउन्स एंड ट्रेड। तो कैसे विलेजेस, बड़े बड़े टाउन्स में और ट्रेड कैसे जो है फ्लोरिश हुआ है वो हम लोग पढ़ेंगे, और क्या किस किस चीज़ की और क्या चेंजेस की वजह से। ठीक है, आयरन टूल और एग्रीकल्चर सबसे बड़ा इसमें इसकी योगदान है। वी हैव ऑफन टेक द यूज ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे। Things made of iron are part of our daily life. The use of iron began in subcontinent around 3000 years ago, and some of the largest collection of iron tools and weapons were found in megalith burials, about which you will read in chapter number 4. देखो, आज जो है ना आयरन का यूज़ जो आज तो अप्रोक्सीमेटली हर जगह हो रहा है। वहाँ टेबल चेयर से लेके हमारे डोर्स, विंडोज़ और मतलब रूफ तक, घर में और बाकी भी नॉर्मल जगह, हर जगह आयरन का यूज़ हो रहा है। बट जो है आयरन का जो है ना इन्वेंशन जो है वो कब हुआ है? करीबन 3000 साल पहले आयरन का यूज़ हो रहा है। और हमें लार्ज स्केल जो टूल्स और इसके रिलेटेड जो कलेक्शन जो है आयरन की मिली है बहुत सारे मेगालिथिक जो बरियल्स में। 2500 साल पहले वहाँ देर वर एविडेंस फॉर ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन। एक आयरन का जो है ना 3000 साल पहले इन्वेंशन हुआ है, लेकिन अराउंड 2500 साल पहले ना, 2500 साल पहले क्या हुआ है कि 2500 साल पहले जो है एक क्या हुआ, एक फ्रिक्वेंट जो है ना फास्ट जो है ग्रोथ हमें देखी गई है कि आयरन के यूज़ की सडनली ग्रो हुआ। तो दिस इंक्लूड द एक्सिस जो नहीं होते लकड़ी काटने के लिए या क्लियरिंग करने के लिए, फॉरेस्ट, समझे, और फॉरेस्ट या फिर आयरन प्लोशियर्स जो हल चलाए जाते हैं लोहे के, एज वी हैव सीन इन चैप्टर नंबर 5। हमने चैप्टर नंबर 5 में देखा ना कैसे वुडन शेयर से जो है आयरन हुआ है, और प्लो शेयर्स जो यूजफुल हैं फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। किस तरह से जब लकड़ी से हम आयरन के जो है हल पे आए, प्लो शेयर्स जो होता है उससे हम जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है सडनली इंक्रीज हुई और सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा। ओके, अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन। देखो बाकी चीज़ जिन चीज़ों से जो इरीगेशन बढ़ा है वो है इरीगेशन। द किंग्स एंड किंगडम्स यू हैव बीन रीडिंग about could have not existed without the support of flourishing villages, while the new tools and the system of transplantation increased production. Irrigation was also used, and irrigation works that were built during this time include canals, wells, tanks and artificial lakes. देखो, जो तुम लोगों ने जो महाजन पढ़ा वो देखे हैं, जो तुम लोगों ने कि जैसे हम लोगों ने देखा कैसे किंगडम से एम्पायर्स बने, कैसे चंद्रगुप्त बने, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, अशोका के टाइम पे ये पॉसिबल नहीं था कि जब तक कि वो जो स्टैंडिंग आर्मी जो है उसके लिए जो है एक विलेजेस पीछे बैकग्राउंड में चाहिए, जो उन्हें क्या प्रोवाइड करेगा, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा, जो उन्हें फूड प्रोवाइड करेगा, जो उन्हें सब्सिडेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और इन सब चीज़ों के लिए जो है इरीगेशन एक मेजर फैक्टर है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बूस्ट करेगा, क्योंकि एंशिएंट टाइम्स में जो है एग्रीकल्चर पे मोस्ट ऑफ द जो है रिसोर्स का जो है ना वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था। तो एग्रीकल्चर के लिए क्या कैनाल्स होने चाहिए, वेल्स, टैंक्स और आर्टिफिशियल लेक्स का जो बिल्डअप होना वो बड़ा इंपॉर्टेंट था इतनी बड़ी जो है एम्पायर और किंगडम्स को सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, अगर हम इफ़ यू लुक एट द चार्ट यू विल फाइंड सम ऑफ द स्टेजेस इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इरीगेशन वर्क्स। ठीक है, लेबर इज प्रोवाइडेड बाय पीपल, फार्मर्स ऑल्सो बेनिफिटेड बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन जो है इज मोर सर्टन। फार्मर्स हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस। अब फार्मर्स को क्या करनी पड़ती थी, प्रोडक्शंस का जो है प्रोडक्शन इंक्रीज करनी पड़ती थी टैक्सेस को पे करने के लिए। ठीक है, अब देखो किंग्स प्रोवाइडेड मनी एंड प्लान फॉर इरीगेशन वर्क्स। तो जो बादशाह थे, मतलब जो वहाँ के जो हुक्मरान थे, उन्होंने क्या किया, वो प्रोवाइड करते थे जो मनी जो इन प्रोजेक्ट्स के लिए, और प्लान कैसे इरीगेशन वर्क्स को कैरी आउट किया जाएगा। किंग नीडेड मनी फॉर द आर्मी एंड पैलेसेस एंड फोर्ट्स। तो प्रोडक्शन इंक्रीज होने के लिए पहले तो आपको इनपुट भी तो देना पड़ेगा ना, आपको वैसी इरिगेशन फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी, तभी तो क्रॉप ग्रो करेंगे ना, और क्रॉप ग्रो होगा तभी तो जाके टैक्सेस आपको मिलेंगे। तो एक रेसिप्रोसिटी है। ठीक है, वाई हु लिव्ड इन द विलेजेस? देयर वर एटलीस्ट 3 different kind of people living in most villages in southern and northern part of subcontinent. देखो 3 different kinds of लोग रहते थे। अब कौन कौन से, मतलब समझना है ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल जो रहते थे कहाँ पे, जो विलेजेस में रहते थे नॉर्थन पार्ट में और साउथर्न पार्ट में। देखो इन द तमिल रीजन, जो तमिल रीजन है, जो लार्ज लैंड ओनर से उनको क्या कहते थे, वेलालर।
ये लार्ज लैंड ओनर्स होते थे, ज़मींदार से ना। ऑर्डिनरी जो लोग होते थे, जो सिर्फ प्लोमैन होते थे, जो हल चलाते थे उनकी ज़मीनों में, उन्हें क्या कहते थे? उज़वर। देखो UZHAVAR, उज़वर, ठीक है। ये हल चलाने वाले, ये किस रीजन में? तमिल रीजन, तमिल जो नाडु का जो रीजन है, ये प्रेजेंट डे तमिलनाडु का रीजन है, ये तमिल रीजन तब होता था, क्योंकि तब इतने डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री नहीं थी। एंड जो लैंडलेस लेबरर थे, जिनके पास मतलब कोई ज़मीन वमीन नहीं, दूसरों के जो है ज़मीनों में सिर्फ लेबर का काम करते थे, इंक्लूडिंग स्लेव्स जो थे, वर नोन एज क्या क्या खादीसियर, मतलब KADAI, खादिया सियर, ठीक है। और या फिर क्या बोले थे? आदिमाई। ये कुछ नेम्स हैं, ये याद रख लेना, कहीं पूछ भी सकते हैं। व्हाट वाज लैंडलेस लेबरर इंक्लूडिंग स्लेव्स वेर कॉल्ड इन द तमिल रीजन इन द एंशिएंट टाइम्स, या फिर बोल देंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय उज़वर। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। लैंडलॉर्ड्स को क्या कहते थे? वेलालर। तो ये चीज़ें जो है आप थोड़ा ध्यान रखना। जो नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री है, जहाँ विलेजेस हेडमैन जो थे, वे नोन एज ग्राम भोजका, ग्राम भोजका, मतलब यूजुअली मेन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशंस। देखो जो नॉर्थन पार्ट ऑफ कंट्री था, विलेज, जहाँ पे विलेज हेडमैन, जो आजकल हम सरपंच भी बोलते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? ग्राम भोजका, ठीक है। यूजुअली जो मेन था सेम फैमिली का, वो हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशन, मतलब एक हेरिडेटरी पोजीशन थी, मतलब कि पहले ग्रैंडफादर है, फिर फादर है, फिर सन है, मतलब ऐसे एक ही फैमिली में चल रहा है। इन अदर वर्ड जो पोस्ट थी वो हेरिडेटरी थी, और ग्राम भोजका जो है ओफन जो है लार्जेस्ट लैंड ओनर होता था, मतलब उस विलेज का जो है जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होगी, ठीक है। जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स टू कल्टिवेट द लैंड। Beside, as he was more powerful, the king often used him to collect taxes from the villages. तो उसके पास बहुत सारे जो स्लेव्स होते थे, और बहुत सारे वो जो है हायर करता था वर्कर्स, लैंड को क्या करने के लिए? कल्टीवेट करने के लिए। क्योंकि वो पावरफुल था, तो किंग क्या था? किंग क्या कि उसका यूज़ करता था कलेक्ट करने के लिए टैक्सेस उस विलेज से, समझे? एक एजेंट ऑफ किंग भी काम करता था। ही ऑल्सो फंक्शनड एज ए जज एंड समटाइम एज ए पुलिसमैन। वो जज का काम भी करता था, और कभी कभी पुलिसमैन का भी, एक लॉ एंड ऑर्डर भी संभालता था उस विलेज की, ठीक है। एक विलेज एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ग्राम भोजका, देयर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स, जिन्हें क्या कहते हैं? गृहपतिज। अब ये गृहपतिज क्या है? जो मोस्ट ऑफ हुम, जो स्मॉल लैंड ओनर थे, मतलब जिनके पास कम ज़मीनें, हेडमैन से तो कम ही होगी ना, तो एंड देन देर वर मेन एंड वुमेन एज दासा कर्मकारा, मतलब जो जिनके पास ज़मीनें नहीं होती थी, वो अपने रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, वो कैसे उनकी जो लैंड ओनर्स हैं, जिनकी पास ज़मीनें, उनकी ज़मीनों में काम करके जो है क्या करते थे? अपनी रोज़ी रोटी कमाते थे, मतलब है ना। उन्हें क्या कहते थे? दासा कर्मकारा, समझे? इन सारी विलेजेस में, इन मोस्ट ऑफ दीज विलेजेस देयर वर आल्सो सम क्राफ्ट पर्सन्स, हाँ ना, जो कारपेंटर्स हो गया, जैसे पोटर हो गया, जो अर्थन पोट्स बनाते हैं, या ब्लैक स्मिथ, सुनार जिसको बोलते हैं, जो सोने की चीज़ें बनाते हैं, पोटर हो गया, कारपेंटर हो गया, वेवर हो गया, जो कपड़े बुनते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। अब ये हमने कुछ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन और किस तरह से टैक्सेस होते हैं, किस तरह से जो है एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, उसके बारे में जो है हमने देख लिया, ठीक है। अब हम कुछ देखते हैं किसके बारे में? हम देखते हैं कि कॉइन्स। देखो आर्कियोलॉजिस्ट ने सेवरल थाउजेंड्स कॉइन जो है इस पीरियड में, जो दिस पीरियड था ना, इस पीरियड के जो है कॉइन्स हमें मिलने, जो अर्लीस्ट कॉइन थे, विच वर इन यूज़, जो 500 साल तक यूज़ में थे, जिनको हम पंच मार्क कॉइन बोलते। पंच मार्क कॉइन मैंने बताया ना कि एक निशान होगा इधर, है ना, एक पंच, चाहे एक फिस्ट का ही निशान हो, सच एज वन शोन हेयर। देखो यहाँ कहीं दिखाया होगा, नहीं दिखाया यार, चलो मैं अभी दिखाऊंगा आपको पंच मार्क कॉइन्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो पंच मार्क कॉइन्स है ना, वो जनरली रेक्टेंगुलर होते हैं, मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया। कभी कभी स्क्वायर भी होते हैं, या तो स्क्वायर होंगे या रेक्टेंगुलर होंगे, है ना, या राउंड इन शेप भी हो सकते हैं। आइदर कट आउट ऑफ मेटल शीट या मेड अप ऑफ फ्लैटेंड मेटल, या किसी मेटल शीट से काट के निकाले हुए होते हैं, है ना। स्मॉल स्फेरिकल बॉडी होती है। तो कॉइन वेयर नॉट इंस्क्राइब्ड, उन पर कुछ लिखा उखा नहीं था। अर्लियर कॉइन्स हैं ये, बाद में उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ इंस्क्रिप्शंस भी आएंगी किंग क्वीन की, बट वेयर स्टैम्प्ड विथ सिंबल्स
यूजुअली डाइज और पंचेस, कुछ कोई सिंबल होता है बस उस पर, इसलिए उनको पंच मार्क कॉइन होते हैं। या तो पंचे होता है कोई एक फिस्ट का निशान हो सकता है, या कोई और भी चीज़ हो सकती है। कॉइन जो फाउंड वर अवर मोस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड रिमेन्ड इन सर्कुलेशन टिल दिस अर्लियर सीई, कॉमन एरा तक जो है ये कॉइन जो है क्या थे, यूज हुआ करते थे। अब चलते हैं सिटीज विद मेनी फंक्शंस। देखो वेरी ऑफन ए सिंगल टाउन वाज इंपॉर्टेंट फॉर वेराइटीज ऑफ रीजन। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ मथुरा। देखो कभी कभी ना एक सिंगल टाउन भी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट था, कि उसके लिए वैराइटीज ऑफ रीजन हो सकते हैं। उस रीजन्स के बारे में हम एक केस स्टडी पर पढ़ते हैं मथुरा के बारे में, और तुम लोग जानोगे, ठीक है। अब देखो मथुरा जो है वो एक इंपॉर्टेंट सेटलमेंट था 25,000 साल तक, एंड इट वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये लोकेटेड था क्रॉस रोड पे दो मेजर ट्रैवल और ट्रेड रूट के, क्योंकि ये एक तो नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट जो ट्रैवल रूट था, या नॉर्थ टू साउथ जो रूट था, ये देखो ना, या नॉर्थ टू साउथ हो गया या वेस्ट टू ईस्ट, ये एक ट्रेड रूट पे यहाँ जंक्शन में था, समझे। तो ये लोगों के लिए और ट्रेड और ट्रैवल के लिए ये एक सेंटर ऑफ क्या अट्रैक्शन बना हुआ था। वहाँ फोर्टिफिकेशन थी सिटी की, और बहुत सारी श्राइन्स थी, रिलीजियस श्राइन्स जिन्हें बोलते हैं। फिर फार्मर्स और हर्डर्स जो थे फ्रॉम जो एडजॉइनिंग एरिया से, वहाँ से यहाँ प्रोवाइडेड क्या फूड, और पीपल्स को जो है बहुत सारी रिसोर्सेज प्रोवाइड करते थे। जो हर्डर्स थे ना, वो जब ये गाँव से आके शहरों में जो लाके चीज़ें बेचते थे काइंड्स में। मथुरा वाज ऑल्सो ए सेंटर वेयर सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर्स वर प्रोड्यूस्ड। अब मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट भी निकलता है यहीं से। स्कल्पचर्स समझते हो क्या होता है? जो मिट्टी और पत्थर के नहीं बुत बनाए जाते, ठीक है। आफ्टर अराउंड 2000 ईयर्स अगो मथुरा बिकेम द सेकंड कैपिटल ऑफ कुशानास। जब कुशाना रूल करने आए नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, तो ये जो है मथुरा सेकंड कैपिटल बनी। अबाउट होम यू विल रीड, है ना। तो मथुरा वाज ऑल्सो एक रिलीजियस सेंटर्स भी था, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी, यहाँ जैन श्राइन्स थी, एंड इट इज़ एक इंपॉर्टेंट सेंटर था वर्शिप ऑफ कृष्णा के, ठीक है, आज भी होता है। तो सेवरल इंस्क्रिप्शन ऑन सरफेस सच एज स्टोन या स्लैब्स या स्टैचूज पे मथुरा में मिली हैं। जनरली देवर शॉर्ट इंस्क्रिप्शन, रिकॉर्डिंग या गिफ्ट किसी मैन के द्वारा दी गई हैं, कभी कभी वुमेन्स का भी है। मोनेस्ट्रीज और श्राइन्स में यहाँ बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। देर वर मेड अप बाई किंग्स और क्वींस, ऑफिसर, मर्चेंट्स और क्राफ्ट पर्सन जो इस सिटी में रहते थे, इन सब ने यहाँ पे ये चीज़ें बनाई हैं और कंट्रीब्यूशन है इनका। फॉर इंस्टेंट जो इंस्क्रिप्शन है मथुरा की जो मेंशन करता है गोल्ड स्मिथ को, ब्लैक स्मिथ, वेवर्स, बास्केट मेकर को, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स, इन सारी चीज़ों के बारे में मेंशन हम पाते हैं, ठीक है। अब है क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन्स। कोई कला है ना, स्किल या वो जानने वाले लोग जो हैं, हमें आर्कोलॉजिस्ट एविडेंसेस से जो है ना क्राफ्ट के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। एक्सट्रीमली फाइन पोटरी जो बनाई गई है, जिसे हम नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहते हैं, इट गेट्स इज नेम फ्रॉम द फैक्ट कि ये जनरली फाउंड इन नॉर्थन पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। रिमेंबर दैट कि आर्कोलॉजिस्ट एविडेंस जो बहुत सारे क्राफ्ट के हैं मे नॉट हैव सर्वाइव्ड। बहुत सारी चीज़ें सर्वाइव नहीं की होंगी ना, 2000 साल तक कहाँ से सर्वाइव करे। जो चीज़ें सर्वाइव की हमने उससे जो है इन्फॉर्मेशन, एक जनरल इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की है। वी नो दैट फ्रॉम टेक्स्ट दैट जो मैन्युफैक्चर है क्लोथ का वो एक इंपॉर्टेंट था। फेमस सेंटर सच है जो वाराणसी जो नॉर्थ में, या मदुराई जो है साउथ में, जो जहाँ पे बहुत मेन एंड वुमेन वर्क करते थे इन सेंटर्स में, ओके। तो ये चीज़ें हमें पता चलती है। बहुत सारे क्राफ्ट और मर्चेंट जो हैं वो शिरनीज, मतलब एसोसिएशन उनकी, देखो शिरनीज जो है ना मर्चेंट्स की, जो है मर्चेंट्स की एसोसिएशन होती है। जैसे आज नहीं होता इंडस्ट्री में ट्रेड यूनियंस डिफरेंट डिफरेंट नाम के, वैसे मर्चेंट्स की भी एक यूनियन होती थी, एसोसिएशंस होती थी। ये शिरनी क्राफ्ट पर्सन की प्रोवाइड करती थी ट्रेनिंग और प्रोक्योर करती थी रॉ मटेरियल और डिस्ट्रीब्यूट करती थी फिनिश गुड। देखो रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना, ठीक है, फिर जो है लोगों में वो रॉ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करना अपनी एसोसिएशन में, फिर लास्ट में जो फिनिश गुड है उसको भी बेचने का काम ये एसोसिएशन करती थी, ओके। जो शिरनी जो मर्चेंट्स की थी वो ऑर्गेनाइज्ड, वो ट्रेड ऑर्गेनाइज करनी। शिरनी ऑल्सो एज ए बैंक भी सर्व करती थी, जहाँ जो रिच मैन होते थे या वुमेन वो डिपॉजिट करते थे मनी, देन वो इन्वेस्ट करते थे कि इन क्राफ्ट पर्सनस के ऊपर जो है ना, जो इस यूनियन में, कि वो इतना चीज़ प्रोड्यूस करेंगे, बेचेंगे, प्रॉफिट होगा। वो इंटरेस्ट भी वाज रिटर्न एंड यूज्ड टू सपोर्ट जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या मोनेस्ट्रीज हैं, जो उससे इंटरेस्ट निकलता था उसका यूज़ किया जाता था, ठीक है। अब क्लोजर लुक लेते हैं अरिकामेडू में। देखो अरिकामेडू जो है ना वो पौंडीचेरी में है। हम मैप पे देखो आप कि बिटवीन 2200 साल से 1900
ईयर्स अगो आर्किमिडो एक कोस्टल सेटलमेंट है जहाँ पे शिप अनलोड होती थी गुड्स की, जो डिस्टेंट प्लेसेस से आती थी। जैसे आज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है ना बड़े बड़े पोर्ट्स में, वैसे एक जो है ना यहाँ पे शिप्स बड़ी बड़ी गुड्स की आती थी और यहाँ पे एक्सपोर्ट होती। और एक मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर विच मे हैव बीन ए वेयर हाउस, एक मेजर ब्रिक स्ट्रक्चर हमें दिखता है जो क्या है, जो वेयर हाउस भी हो सकता है, वो इस रीजन में मिला था, वर फाउंड इन दिस एट द साइट। अदर फाइंडिंग जैसे पोट्री मिली है मेडिटेरेनियन रीजन से, सच एज एम्फोरिया, एक टेल डबल हैंडेड जार होता है, मतलब ऐसा, एक मिनट में इधर दिखाता हूँ कि ऐसा, और ये ऐसा जार होगा, इसमें इधर भी हैंडल होगा, इधर भी हैंडल होगा, ठीक है। इस तरीके का जार मिला जो मेडिटेरेनियन रीजन में, जो रोमन के रीजन में उधर जो है बड़ा फेमस था, ठीक है। और कंटेन्ड लिक्विड सच एज वाइन या ऑयल एंड स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पोइट्री नोन एज अरिट्रीनी वेयर विच नेम्ड आफ्टर ए सिटी इन इटली। अरिट्रीनी वेयर्स एक रेड ग्लेज की मतलब पोट्री मिली, मतलब लाल लाल कलर के बाहर से, जो सिर्फ इटली के रीजन्स में मिलती थी। दिस वॉज मेड बाई प्रेसिंग, जो वेट क्ले होती है ना, कीचड़ जो होता है ना गीला, उसको स्टैम्प करके और मोल्ड करके बनाया गया, ठीक है। देयर वर येट अनदर काइंड ऑफ पोट्री विच वाज मेड लोकली थ्रू रोमन डिजाइंस वेर यूज्ड। तो रोमन लैम्प, ग्लासवेयर या जेम्स हैज आल्सो बीन फाउंड इन द साइट। तो इससे इन चीज़ों से पता क्या चलता है, इन चीज़ों से पता चलता है कि ट्रेड जो है फ्लोरिश कर रहा था और डिस्टेंट प्लेसेस तक हमारा ट्रेड था, इवन टुवर्ड इटली एंड रोम। तो स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड, दे वर प्रोबेबली डाइंग वैट्स using as dyeing cloth. There were also plenty of evidence of making beads from the semi-precious stones and glasses. तो ये मोतियों के, ये पत्थर के आकार, ये ज्वेलरीज बनाना, ये सारे एविडेंसेस जो है मिले हैं। इससे हमें एक सोशो कल्चर जो है लाइफ हम डिपिक्ट करता है उन लोगों की उस टाइम की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब ट्रेड एंड ट्रेडर्स देखो, you have read about the northern black Polish where this fine pottery, especially bowls and plates, were found from several archaeological sites throughout the subcontinent. However, do you think that how do you think it reached these places? Trader may have carried them from places where they were made to sell them at other places. देखो जो हमें ना डिफरेंट जगहों से जो आर्कोलॉजी से जो फाइन पोटरीज मिली है, प्लेट्स बाउल्स है ना, मतलब जो है ना ये इस टाइप के बाउल ऐसा होता है, ठीक है, कटोरे के शेप में, ठीक है। तो या फिर प्लेट्स मिली हैं, तो ये मिट्टी के, तो क्यों लगता है कि कैसे इन जगहों पे ये पहुंची होगी? ट्रेडर्स ने तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाके बेचा होगा ना इन गुड्स को। साउथ इंडिया जो फेमस था गोल्ड के लिए या स्पाइसेस के लिए, स्पेशली जो पेपर या प्रीशियस स्टोन्स के लिए, वो वाज पर्टिकुलरली वैल्यूएबल था रोमन एम्पायर के लिए। सो मच सो दैट इट वाज नोन एज ब्लैक गोल्ड। इसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता था। जो ब्लैक पेपर है ना, ये स्पाइसेस जो है यहाँ से क्या है, एक्सपोर्ट हुई होती थी रोमन एम्पायर तक। सो ट्रेड कैरिड मेनी ऑफ दीज गुड्स टू रोम इन शिप्स अक्रॉस द सी एंड बाय लैंड इन कारवास। दिस मस्ट हैव बीन क्वाइट ए लॉट ऑफ ट्रेड एज मेनी रोमन गोल्ड कॉइन हैज बीन फाउंड इन साउथ इंडिया। तो ये ट्रेड ना कोई हाई वॉल्यूम ट्रेड ही होगा ना, तभी इतना लार्ज क्वांटिटी में जो है हमें रोमन कॉइन्स जो है यहाँ पे मिले हैं। ये या तो शिप से लेकर जाते होंगे या फिर कारवांस जो चलते होते, जैसे आजकल बंजारास गुजर्स नहीं चलते, इस तरीके से कारवांस चलते होंगे, ऊँट्स पे जानवरों पे लेके जाते होंगे कार्ट्स पे एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो ट्रेडर्स जो एक्सप्लोर करने किया होगा सर्वल सी रूट्स, सम ऑफ देम उन्होंने कोस्ट भी फॉलो की होगी, एंड अदर अक्रॉस द अराबियन सी या बे ऑफ बंगाल भी आए होंगे। सेलर्स ने एडवांटेज लिया मूनसून विंड का क्रॉस करने के लिए मोर क्विकली। कुछ तो शायद सिर्फ कोस्टल एरिया फॉलो करते करते इंडिया तक पहुंचेंगे, और कुछ डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल और अराबियन सी को क्रॉस करके पहुंचे होंगे। इन्होंने मूनसून की हेल्प ली होगी, जो ट्रेड जो विंड्स चलती हैं उससे जो है जल्दी सेल करने के लिए more quickly. So if they want to reach the west coast of subcontinent of East Africa or Arabia, they choose to sail with southwest monsoon, and steadily ship have built these long journey. तो उस तो देखो ना, डिफरेंट मौसमों का, डिफरेंट सीजन्स का एडवांटेज लिया होगा इन्होंने। तो अगर एडवांटेज लिया होगा तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं दे हैड द नॉलेज ऑफ दीज सीजन्स, दीज विंड्स, जो मूनसून विंड्स चलती हैं। ओके, तो न्यू किंगडम अलोंग द कोस्ट, देखो जो साउथर्न हाफ ऑफ सब कॉन्टिनेंट है ना, इज मार्क्ड बाय ए लॉन्ग कोस्टल विद द हिल्स, प्लेट्यूज एंड रिवर वैलीज, एंड अमोंग द रिवर वैलीज दैट ऑफ कावेरी इज द मोस्ट फर्टाइल। तो जो साउथर्न हाफ ऑफ सब कॉन्टिनेंट है ना, इसकी लॉन्ग कोस्ट लाइन, आप गुजरात से देखो नीचे तक पूरा जो इंडियन पेनिनसुला है, तो इनमें जो है रिवर वैलीज में जो है
स्पेशली जो कावेरी है बड़ा फर्टाइल था। यहाँ पे चीफ्स और किंग्स जिन्होंने ये वैलीज, रिवर वैलीज कंट्रोल की होंगी, ये कोस्ट कंट्रोल की होंगी, वो रिच और पावरफुल हो गए होंगे। एक तो ये रिवर वैली फर्टाइल्स होती हैं, क्रॉप्स के लिए असेंशियल है, प्लस कोस्टल एरियाज को कंट्रोल करोगे तो जो ट्रेड हो रहा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट उसको कंट्रोल करोगे, वहाँ आप कस्टम ड्यूटीज़ और टैक्सेस लगा सकते हो। तो संगम पॉइंट मेंशन करती हैं मूविंदर की। दिस एक टॉमल वर्ड है जिसका मतलब है 3 चीफ्स जो हेड ऑफ द 3 रूलिंग फैमिली थे, चोलास, चेराज और पांड्यास, है ना, हु बिकेम पावरफुल इन साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर्स अगो, और दे बिकेम ए पावरफुल फोर्स। तो ये तीनों चीफ्स जो थे ना वो 2 सेंटर ऑफ पावर थे, वह एक इनलैंड पे और एक कोस्ट पे। 6 सिटीज जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, पुहार और कवीरापट्टनम या पोर्ट ऑफ चोला और मदुराई जो कैपिटल थी पांड्यास की। तो चीफ कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस कलेक्ट नहीं करते थे, इंस्टेंट वो डिमांड करते थे और रिसीव करते थे गिफ्ट्स लोगों से। वो मिलिट्री एक्सपीडिशंस पे भी जाते थे और कलेक्ट करते थे ट्रिब्यूटरीज नेबरिंग एरिया से। दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रेस्ट अमॉन्ग देयर सपोर्टर्स। कुछ वेल्थ उन्होंने अपने पास रखनी और बाकी जो उन लोगों के साथ एक्सपीडिशन पे गए जो उसके सपोर्टर्स हैं उनमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, ठीक है, इंक्लूडिंग मेंबर ऑफ जो फैमिली हो गए, सोल्जर्स, पोइट्स। तो मेनी पोइट्स हो जो जिन्होंने कंपोज की हैं, जो संगम हमें कलेक्शन में मिलती है कंपोज्ड ऑफ पोइम, वो प्रेज करते हैं इन चीफ्स को, जो ऑफन जो क्या है रिवॉर्डेड देम विद प्रीशियस गोल्ड, स्टोन, हॉर्सेज, एलिफेंट, चैरियट्स और फाइन क्लोथ्स उनको रिवॉर्ड करते थे। अराउंड 200 ईयर्स हो गए एक डायनेसिटी नोन एज सतवाना आफ्टर 200 ईयर्स। मतलब अगर ये 1500 साल पहले की बात कर रहा है ना, तो 200 साल बाद उसके, है ना, क्या है, एक मोस्ट पावरफुल जो है वेस्टर्न इंडिया में एक जो है डायनेस्टी निकली जिसका नाम सतवाना डायनेस्टी था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर इसका जो है सतवाना का वो था गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी, हु न्यू अबाउट हिम फ्रॉम, हमें कैसे पता चलता है इसके बारे में, एक इंस्क्रिप्शन जो कंपोज की गई थी ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर गौतमीपुत्र बालासिरी। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख रहे हो कि गौतमीपुत्र सतकर्णी, गौतमी मतलब अपनी माँ का नाम इसने लिया, तो रिस्पेक्ट फॉर द वुमेन वाज स्टिल देयर। अब देखो सतवाना रूलर्स जो ऑल्सो नोन एज लॉर्ड ऑफ क्या, दक्षिण 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 क्या है, दक्षिण नपाथ था, दक्षिण पथ, लिटरली द दक्षिणपथ, ओके सॉरी दक्षिणपथ मतलब ए रूट लीडिंग टू द साउथ, मतलब वो रूलर हैं उस रास्ते का जो रास्ता जो है साउथ की तरफ जाता है, विच वॉज ऑल्सो द नेम फॉर द इंटायर साउथ रीजन। दक्षिणापथ जो है साउथ रीजन का नाम भी था। उसने अपनी आर्मी भेजी हुई है ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउथर्न कोस्ट पे टू कंट्रोल दीज एरियाज। तो इस तरीके से जो है ये सारा कुछ हुआ है। ओके, सतवाना रूलर्स के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब गुप्ताज के बाद हम लोग जो है चंद्रगुप्त के बाद शायद हम सतवानास पढ़ेंगे या गुप्ताज के बाद पढ़ेंगे। हम लोग बड़े इंटरेस्टिंग में डिटेल वाइज डिस्कशन करेंगे किस टाइप की सोसाइटी थी, किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन थी, कैसे कंट्रोल था। ओके, फिलहाल हमने ये देखा कैसे ट्रेड रूट्स फ्लोरिश हुए हैं और उसके कुछ जनरल ओवरव्यू लिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक गुड बाय।